हेलो फ्रेंड्स, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB ALP एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज। इसमें ये 29 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का पेपर है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। दिए गए चार विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुनें। जल में बनने वाला प्रतिबिंब इधर से बनेगा ना, तो ये जो है हाफ जो है ये ऊपर की तरफ ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं किसमें ऑप्शन में किसमें मिल रहा है। ये ब्लैक तीनों में ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, अब जो है ये एक्स इसके नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। इसकी लाइन जो है इधर के बजाय अब इधर से हो जाएगी, है ना। तो देखिए ये इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और इसमें नहीं मिल रहा है ना। तो हमारे अब ये इसमें मिल रहा है ना, ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया था, उल्टा हो रहा था इसमें। तो केवल इसमें मिल रहा है हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े में से समरूप शब्द युग्म का चयन करें। संक्रांति आंध्र प्रदेश में मनाई जाती है और जो है ओणम ये केरल में बनता है ना। ये जो है खेती से संबंधित हो गया। और ये भांगड़ा जो है पंजाब में होता है, लेकिन ये एक नृत्य है ना, इसे लोक नृत्य बोलते हैं। ये एक डांस है, ये पर्व नहीं है कि इसे कब मनाया जाए। क्रिसमस एक फेस्टिवल है जिसे क्रिश्चियन मनाते हैं। ठीक है, और ये कथक है। कथक जो होता है ये होता है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जिसे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ओणम जो है फसल से रिलेटेड है ना, ऐसे ही संक्रांति भी है आंध्र प्रदेश में इसी तरह से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। वो है सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी है ना। ये क्या होती है, ये जल से जब घनत्व की कंपैरिजन किया जाता है ना, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व बटे किसी भी घनत्व है ना, ये आप लिख सकते हैं। द्रव का घनत्व लिख सकते हैं, द्रव का घनत्व, या पदार्थ का घनत्व ज्यादा सही रहेगा। इसकी जगह पदार्थ का घनत्व है ना। तो ये तो दोनों ही घनत्व है, तो ये दो घनत्व की यूनिट जो होगी वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, विस्थापन, विस्थापन की इकाई क्या होती है, ये होती है मीटर। ठीक है, दाब, दाब की यूनिट क्या होती है, ये होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। घनत्व, घनत्व की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। कम से कम, हाँ देखिए जोड़ लेते हैं। एक इसमें, 2, 3, 4, 5, ये 6। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। टोटल 17 रेखाओं की आवश्यकता होगी। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना कहलाता है। वो होता है टिश्यू कल्चर, है ना। और ये बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, इसमें जो होता है एक सेल जो है 2 सेलों में टूट जाता है, इस तरह से है ना, अलग अलग हो जाएगा। बहुविखंडन में क्या होगा, एक सेल कई सेलों में टूट जाएगा, मल्टीपल सेल्स में, तो वो बहुविखंडन हो जाता है। रीजनरेशन क्या होता है ना, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है इसको काट दिया तो तीनों ही जो है ये अलग अलग रीजनरेट हो जाएंगे, तो ये रीजनरेशन की प्रक्रिया कहलाती है ना। ये इस तरह का आकार था, वो वापिस जो काटा जाए, जो पदार्थ काटा जाएगा वो ग्रो करके पूरे का पूरा ये शेप ले लेगा वापिस। ऐसे ही बाकी के जितने भी कट करोगे सब वो है बराबर शेप ले लेंगे पहले जितना ही।
इंडिविजुअल। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशेष योग्यता रखता है? वो होता है कार्बन। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये ए और बी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए इसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते। तो पूछ कह रहा है ए बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 120, है ना। 40 से भाग करेंगे 3 बार में चला जाएगा, 30 से भाग करेंगे 4 बार में, 24 से भाग करेंगे 5 बार में चला जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, है ना। और ये आ गया टोटल वर्क। अब देखिए ए बी की एफिशिएंसी 3 आई, बी सी की एफिशिएंसी 4 आई, सी ए की एफिशिएंसी 5 आई। अब हमें निकालनी सबकी इंडिविजुअल, तो कैसे निकालेंगे? हम इन तीनों को जोड़ देंगे, है ना, इन सबको जोड़ देंगे। तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है ना। तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 3 8 8 4, 5 3 8 8 4 12। ठीक है, ये 2 से भाग कर देंगे तो ए बी सी की एफिशिएंसी आई 6। ठीक है, अब देखिए ए बी की एफिशिएंसी है 3, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 में से 3 घटा देंगे, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। ठीक है, बी सी की एफिशिएंसी है 4, बी सी की एफिशिएंसी 4 है, तो 6 में से 4 घटा देंगे, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ठीक है, सी ए की एफिशिएंसी है 5, सी और ए की एफिशिएंसी है 5, 6 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगी हमारे पास बी की एफिशिएंसी। अब इनका इंडिविजुअल निकालना है हमें, तो टोटल वर्क में से प्रत्येक की इंडिविजुअल एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। ए की एफिशिएंसी से भाग करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 60। ए 60 दिन में काम करेगा। बी के 1 से भाग करेंगे 120 आएगा, और जो है सी के भाग करेंगे बी से 3 से, 3 चौक 12, ये आएगा 40 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 60 120 40। ऑप्शन 1 हमारा मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। मेरे वर्तमान है ना, इसको मैंने एम से रिप्रेजेंट कर लिया मेरे वाले को, और चचेरे भाई को सी से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, आपको आसानी होगी उतनी समझना, है ना। मेरे वर्तमान उम्र की, ये इसकी वर्तमान उम्र होगी, और ये सी की चचेरे भाई की वर्तमान उम्र होगी। तो मेरे वर्तमान उम्र का 2/4, 2/3, ये मैं हूँ, इसका जो है 2/3 हो गया। मेरे चचेरे भाई जिसे हमने सी माना है के उम्र के 3/4 के बराबर है। ये चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर हो गया। यहाँ से हम एम और सी का रेशो ले लेते हैं, मेरे और चचेरे भाई का। तो सी इधर आ गया, ये 3 की गुणा इधर हो जाएगी ऊपर, तो ये 9 हो जाएगा, और 2 की गुणा नीचे हो जाएगी, हो जाएगा 8। यहाँ एम का रेशो आया 9 और सी का रेशो आया 8। ठीक है, 3 वर्ष पहले मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज की उम्र से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर होगी। यहाँ देखिए ये जो है घटाने वाले का हो गया, तो इसमें जो है आप x को मान लीजिए, है ना। ये 9x हो गया, ये 8x हो गया, इनकी वर्तमान उम्र। अब पढ़िए, 3 वर्ष पहले मेरी पहले की मेरी उम्र, है ना। तो m की जो है 9x, है ना, ये वर्तमान है। तो 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? 3 साल कम हो जाएगी। ठीक है, उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से, मेरे चचेरे भाई की आज से, ये चचेरे भाई की आज उम्र है, आज है वर्तमान में 8x। आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर होगी। आज से 4 वर्ष बाद की, तो इसमें 4 जुड़ जाएगा। ठीक है, के बराबर होगी। मेरी वर्तमान उम्र क्या है? अब मेरी वर्तमान उम्र निकालनी है, तो देखिए ये 8x है, ये 9x है, इसको इधर ले आएंगे तो ये x हो जाएगा।
ठीक है, और 3 को इधर ले जाएंगे, जो हो जाएगा 4 3 7। एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 7। मेरी वर्तमान उम्र पूछे जिसको हमने एम माना तो 9x हो गया, 9 गुना 7 कर लीजिए बस। एक्स की वैल्यू 7 हो गई, 9 सत्ते 63, तो मेरी वर्तमान उम्र आ गई 63। अगर चचेरे भाई की पूछता तो 8 की 7 से गुणा कर देते, चचेरे भाई की उम्र आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिए गए चित्रों का केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हो तो ये समूह क्या होंगे? समूह बनाने देखिए, ये ढक्कन रखा हुआ है ना, ढक्कन इसके ऊपर रखो, ढक्कन इसके ऊपर रखा है, तो हमारा एक समूह ये बन जाएगा 5 8 9। दूसरा समूह बना है, देखिए ये जो है ऐसे इस तरह से बना हुआ है, इसमें भी इस तरह से बना हुआ है, और इसमें भी इस तरह से बना हुआ है। ठीक है ना, ये एक लाइन होगी, इसमें इस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये किसमें मिल रहा है? 2 3 और 6 में। 2 3 और 6 हो गया। बचा क्या हमारा? एक बचा है, 4 बचा है, 7 बचा है, 1 4 7। ये ग्रुप हमारे बने हैं, चेक करते हैं कि इससे मैच हो रहा है कि नहीं। 5 8 9, 5 8 9 मैच हो रहा है, 2 3 6, 2 3 6 मैच हो रहा है, 1 4 7 मैच हो रहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 के शून्य अल्फा और बीटा है तो इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? इनके व्युत्क्रम मतलब 1/अल्फा और बीटा का 1/बीटा व्युत्क्रम हो गया, इसका व्युत्क्रम इसका व्युत्क्रम है ना, का योग, ये योग हो गया। हमें इसका मान निकालना है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो होती है वो माइनस बी बटा होती है ए। ठीक है, बी का एक्स के साथ बी का कंपेरिजन करेंगे आएगा माइनस में, माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा प्लस का 7। ए कितना है? ए है 5। ठीक है, अल्फा और बीटा है ना, इनके गुण प्रोडक्ट का क्या होता है? ये होता है सी अपॉन ए। सी कितना है? सी है 2, है ना, ये 2 आ रहा है, ए तो 5 है ही। बस इस जो है हमें जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू मिल गई, 7/5 और 2/5। ये इसमें रखनी है। इसको देखिए एलसीएम लेंगे तो ये है ना, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, इधर ये गुणा हो जाएगी, इधर इसकी गुणा, तो ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा ऊपर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7/5 और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू है 2/5। अंदर वाले की अंदर से, बाहर वाले की बाहर से गुणा, तो 7 गुणा 5/2 गुणा 5, 5 से 5 कट जाएगा, आएगा 2, 7/5। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जो है डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन जो दी थी 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है ना, बराबर 0 की, तो इसको आप ये 5 जो है इसको आप भाग कर सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/5x प्लस 2/5 बराबर 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करें तो इसको इस तरह से कर सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, ये इस तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है, ये इक्वेशन है इससे, है ना, अल्फा और बीटा के पदों में। तो ये अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट हमें 7/5 मिल जाती है ना, और अल्फा गुना बीटा की 2/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -5, बराबर 7, -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है ना, कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपको वो लिखना पड़ेगा, एक्स का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होता है, x2 गुणा m1 प्लस x1 गुणा m2।
ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2। y का निकालना है तो ऐसे ही y2 m1 प्लस y1 m2 बटे में m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, m1 क्या होता है, m1 ये होता है और m2 ये होता है। x1 ये होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। इसकी वैल्यू को हमें इसमें रखना होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू को इसमें रख लेते हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 7, m1 की वैल्यू है m1 की वैल्यू है 3, तो 7 गुना 3 हो गया, प्लस है यहाँ पे x1। x1 क्या है, ये है माइनस का 5, तो इसे माइनस का 5 लिख के ब्रैकेट में m2, m2 कितना है 1 है, ये 1 हो गया, बटे में m1 प्लस m2, यानी बटे में आ जाएगा 3 और 1 4। ठीक है, इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, 7 तिया ये 21 हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 5 है ना। इसे गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 16/4। इससे भाग करेंगे, ये 4 आ गया, ये x का कोऑर्डिनेट आ गया। एक तो ये तरीका होगा कि आप y को भी निकालें। अगर ऑप्शन में कोई x का सेम हो रहा है तो हमारा एक ही कोऑर्डिनेट मैच हो रहा है, ये वाला, तो हम इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसको हम रख के देख लेते हैं। y2 की वैल्यू है -3 और m1 कितना है, m1 है 3 प्लस y1 कितना है, y1 है 5 और m2 कितना है, ये है 1 बटे में हो गया 4, तो इसकी गुणा करेंगे माइनस का 9 और ये प्लस का 5, इसके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 बटे 4 बराबर हो जाएगा -1, तो हमें ये निकल गया। एक ये तरीका हो गया। दूसरा जो शॉर्ट तरीका है सबसे, आपको जो है ये m1 है, ये m2 है ना, तो इसकी गुणा कर दीजिए आप m2 से और इसकी गुणा करनी है आपको m1 से। ठीक है, आप m1 की जो वैल्यू है मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ना, ये -5 और 5 का कोऑर्डिनेट आया है और ये 7 -3। ठीक है, तो इसमें जो है आपने गुणा करनी है, ये 3 की इसमें गुणा कर दी, 3 1 की इसमें गुणा करनी, तो ये ऐसे आ जाएगा है ना। डायरेक्टली अब जोड़े 7 तिया 21 और ये 5 की गुणा करें माइनस का 5 बटे इन दोनों को जोड़ दीजिए है ना 4, तो ये कितना 16/4 और ये 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे इसमें करना 3 तिया 9, ये माइनस का 9 आया, इसमें गुणा करिए प्लस का 5 आया बटे में 4, तो ये 4 आया, माइनस का 4 आया बटे में 4, भाग करेंगे माइनस का 1। तो इस तरह से आप इसे शॉर्ट में कर सकते हैं ना। जो ये रेशो दिया हुआ है इसको उल्टा करके बस लिख दें है ना, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, बस उल्टा करना है और बस इसकी गुणा करके गुणा करके जोड़िए बटे में इसी रेशो से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और जरूरी नहीं है आप दोनों को ही करें, आपको एक करने से अगर आपका आंसर मिल जा रहा है तो यहीं पे आप खत्म करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन होती है, वो होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, और जो डैम में जो पानी रोका हुआ रहता है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को जब पानी को छोड़ा जाता है ब्लेडों पर तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और वही ब्लेड जो है विद्युत ऊर्जा बनाते हैं ना। स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा बनती है, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है। आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। और जो है मैकेनिकल ऊर्जा याद होनी चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को बोला जाता है। आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इक्वेशन दे दी है, क्रम का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजक में रिक्त स्थान भरें। ए डॉलर डी, ए ये रहा, डॉलर ये रहा, डी ये रहा, जी ये रहा, एक्सक्लेमेटरी ये रहा, एट द रेट ये रहा। इसमें गैप कितना रहा, 2 का, यहाँ पे भी 2 का, तो अगला भी 2 का गैप होगा तो हमारा ये आ जाएगा। और अगला 2 का गैप रखें तो हमारा जी आ जाएगा, तो ये सीक्वेंस पूरा होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस गैप का आंसर हो जाएगा एन। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर का चयन करें।
डी का नंबर होता है 4, जी का होता है 7, के का नंबर होता है 11, बी का नंबर होता है 22। ठीक है, इसमें कितने का फर्क आ रहा है? ये 3 का आ रहा है, और यहाँ 7 4 11 का। तो अगला क्या होगा हमें नहीं पता, इसका अगला भी नहीं पता। यहाँ पे क्या रिलेशन हो सकता है? 3 4 5 हो अगला, और फिर ये 6 का हो। तो हम 11 में 5 जोड़े 16 आ जाएगा, और 16 में 6 जोड़े तो 22 हो जाए। तो हमारा ये सीक्वेंस बिल्कुल सही बैठ रहा है। 16 किसका नंबर होता है? वो होता है पी का। ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोब सिस्टम का भारतीय अमेरिकी सीईओ कौन है? वो है शांतनु नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 मार्च 2020 में 2000 को अलग कर लेंगे, फिर 20 को अलग कर लेंगे, और 20 में 4 से भाग करें, कितनी बार में जा रहा है पूरा वो लिख लेंगे, 4 पंचे 20, 5 बार में जा रहा है, ये 7 से भाग कर देना है। ठीक है, एक तो ऐसे ही रहेगा। मार्च के लिए कोड होता है ये 4 होता है, और 2000 के लिए कोड होता है 6, प्लस 20/5/7। ठीक है, अब हमें देखिए इसको काटना तो कैसे कर सकते हैं? 6 और 1 7 आ जाए, छोड़ दीजिए, है ना। और 20 में एक जोड़ देंगे तो ये 21 हो जाएगा, तो 21 को छोड़ दीजिए, ये 4 बचा, 4 और 4 8 हो गया। 8 को 7 से भाग करेंगे, ये 7 इसमें आ रहा है, तो एक ही हमारा शेषफल बच गया। अब देखिए शेषफल अगर 0 आता तो वो हो जाता है सैटरडे, एक आया है तो ये हो गया संडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संडे, है ना। 2 होता तो ऐसे ही कंटिन्यू चलता, 3 4 5 6 तक, है ना। 7 हो जाता तो वापस वो पूरा डिवाइड हो जाता, तो शेषफल वापस 0 होता, सैटरडे, है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये फ्राइडे। ठीक है, और जो कोड लिखे हैं उसको भी याद कर लीजिए। ये होता है 1440225 036, लिख लेते हैं 146 ये जनवरी के लिए, ये फरवरी के लिए, ये मार्च के लिए, ये अप्रैल के लिए, ये मई के लिए, ये जून के लिए, ये जुलाई के लिए, ये अगस्त के लिए, सितंबर के लिए, ये अक्टूबर, ये नवंबर, ये दिसंबर के लिए। ये 6 है। ठीक है, और 2000 के लिए कोड है 6, 1900 के लिए कोड है 0, 1800 के लिए कोड 2, 1700 के लिए कोड है 4। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रन ने 63 अंक प्राप्त किए, जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। परीक्षा कितने अंक की थी? जो भी होगी वो 100% की रहेगी, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होता है ना। तो 63 अंक जो मिले हैं वो उसकी संख्या है परसेंट में 84%। ये हमें पता नहीं है, हमें 100% की वैल्यू निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी। ठीक है, 63 गुना 100%, ये जो इसकी गुणा होती है वो बटे में आ जाता है, आप ऐसे ही इसको याद रखिए। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसको काटेंगे 7 से, ये 7 से एक बार 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे ये 9 बार में चला जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 बार में, ये 4 बार में चला जाएगा। 4 से इसे काटेंगे ये 125 बार में चला जाएगा, 25 की 3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 75। ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसे व्यय में कोई वृद्धि ना हो? ये कितने प्रतिशत कम कर देनी है ये पूछा गया है। ठीक है, और देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस गुणा कंजप्शन, है ना। अब इसको अगर कांस्टेंट रखना है तो प्राइस जितना ज्यादा बढ़ेगा कंजप्शन उतना ही घटेगा। ठीक है, तो अब पहले जो भी रहा हो, देखिए चीनी जो के मूल्य 30% की वृद्धि हो गई, है ना। तो पहले जो है चीनी 100% रही होगी, तभी वो जो है 30% वृद्धि हुई है, तो वो वृद्धि हुई कितना होगी? 130%। ठीक है,
और खपत जो रही होगी वो 100% ही रही होगी। अब खपत को कम करना है, X% करना है ना, तो ये हमें निकालना है। तो ये प्राइस गुणा कॉस्ट हो, कंजप्शन हो गया, ये भी प्राइस गुणा कंजप्शन हो गया, क्योंकि दोनों ही हमें ये कांस्टेंट रखना था। तो यहाँ पे ये तो 100% हो गई, यहाँ पे प्राइस जो है बढ़ गया, तो कंजप्शन को हमें घटाना है। बस इसका हमें परसेंटेज निकालना है, कितना घटा है। यहाँ से जो निकलेगा वो घटी हुई वैल्यू आएगी, है ना। इसको जैसे निकालेंगे 100% गुणा 100% बटा 130%। ठीक है, 1% से 1% कट जाए, देखिए 1% बचा हुआ है। ठीक है, ये एक से एक कट गया, तो ये आया 1000%। 1000% बटे में 13, ये आई वो घटी हुई वैल्यू। ठीक है, उसने पूछा क्या है, इसका और इसका अंतर पूछा, भाई कितने परसेंट की कमी हुई है ना। ये जो आएगी 100 से कम ही आएगी ये वैल्यू, तो हम इसे 100 से घटा देते हैं। 1000% बटे 13। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे 1300 हो जाएगा, 1300 में से 1000 घटा देंगे, कितना बचेगा, ये 300% बटे में 13। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी वो घटा हुआ परसेंटेज जो पूछा गया था कि कितने परसेंट कमी कर दी गई। अगर ये पूछता वो घटी हुई वैल्यू कितनी है, तो हमारा आंसर सीधे सीधे ये हो जाता। अब देखिए यहाँ सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, या तो 22 होगा या 23 होगा। 13 की गुणा 23 से करें, 13 गुणा 23 कर दें तो कितना, 3 3 9 और 3 3 6 और 2 9 9 2, ये 300 था तो 9, ये 300 था तो इसे 23 से भाग करेंगे, 23 बार में पूरा चला गया, एक शेषफल बचा है ना, तो 1/13% हो गया। ये ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें जो है एक कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इसको देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर के पोर्शन खोलें, चाहे इसको खोल लीजिए चाहे इसको खोल लीजिए, पैरेलल एक्टिविटी है ना। तो हम इसको खोलते हैं, ये -2 है, ये -1 है, इसको हटाएंगे तो ब्रैकेट इसमें हट जाएगा, ये -2 गुणा -1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, और ये 6 है, 6 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 की गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, ये वाला भाग से पहले वाला सारा पोर्शन हमने कर दिया है। ठीक है, अब इसमें करते हैं, ये देखिए सारे ही माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 8 2 10 3 13, इस 13 की गुणा जब इससे करेंगे, माइनस से पोर्शन वाले पहले का सारा का, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसकी -3 से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये 39। 39 गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और उसके बाद है ब्रैकेट में 63, तो 63 -9 है ना, इस पूरे पोर्शन का ये है 63 -39। इसको घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 24। ठीक है, तो 24 की भाग 24 से करनी है, तो ये आएगा एक, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। भाई त्रिज्या तो उसका आकार ही मापने के लिए होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, वो है दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। स्थिति में होती है उसकी स्थिति ऊर्जा। ठीक है, इस बात को आप याद रखें, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा बोलते हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता किस भारतीय मॉडल ने जीती, वो जीती थी मानुषी छिल्लर ने। अब पुराना क्वेश्चन हो गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब चुनिए, है ना। देखिए इसका हम अगर जल प्रतिबिंब बनाए तो ये इधर देखिए बना देते हैं, बड़ा बनाएंगे थोड़ा ये,
ठीक है, तो क्या होगा कि ये एरो इस साइड हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, है ना, ये वाला पोर्शन ये इस तरह से। ठीक है, तो अब ये देखिए किस में मैच हो रहा है, ये एक तो इसमें मैच हो रहा है, ये गलत हो गया, अपोजिट हो गया, एक इसमें मैच हो रहा है, ये अपोजिट हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए बचा क्या है, अब हम ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है, इस पोर्शन के अंदर ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस तरह से ऊपर आ जाएंगी, है ना, और ये जो वर्टिकल इस तरह की लाइन है ये नीचे की तरफ आ जाएंगी। अब ये हमें चेक कर लेते हैं किस में मिल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए ये मिल रही है इसमें, और वर्टिकल लाइन मिल रही है इसमें। इसमें क्या हो रहा है कि ये उल्टा हो जा रहा है, तो ये गलत हो गया हमारा ये भी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर चेक करें इसका, ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आकृति समूह की बाकी आकृतियों से मेल नहीं खाती है। देखिए इस एरो की पोजीशन को देखें, ये ऐसे घूम रहा है ना, इसमें भी ऐसे ही घूम गया, ये इसमें उल्टा घूम रहा है, और इसमें चेक करें इसमें भी ऐसे घूम रहा है, ये तीनों की पोजीशन एक ही डायरेक्शन में है ना, ये अपोजिट हो रहा है, तो ये ही एक अलग हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार हो तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। ये हो गई 5 फरवरी 2018, दिन कौन सा है, मंडे है उस दिन, है ना। तो हम अगले साल का पूछा हुआ है 2018 2009, तो अगले साल की 5 फरवरी 2019 तक पहुंचने कितने और दिन रहते हैं, एक और रहता है ना। अगर लीप ईयर होता तो 2 दिन हो जाते। अब 5 फरवरी से 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च में कितने दिन हो जाएंगे, फरवरी से मार्च जा रहे हैं तो 28, 5 अप्रैल, है ना, अप्रैल मार्च से, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, वो 31 में जोड़ दीजिए, पहुंचना है हमें 8 अप्रैल तक, 5 तक पहुंच गया तो कितने दिन बचे, 3। ठीक है, और देखिए 7 से सबको जोड़ के 7 से चाहे भाग चाहे आप इंडिविजुअल को भाग दे, तो ये 7 से भाग के 0 हो जाएगा, इसको 7 से भाग करेंगे ये आ जाएगा 3 और 2, तो 3 3 6, एक 3 3 6 और एक 7, 7 को 7 से भाग करेंगे, कोई शेषफल नहीं बचा। इसका मतलब है 5 फरवरी को मंडे था, तो 8 अप्रैल को भी मंडे ही रहेगा उस दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का मालिक कौन है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है, पूरब की ओर 15 किलोमीटर, ये पूरा हो गया 15 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है, अभी मुंह इधर है तो दाया इसका इस साइड हो जाएगा। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, ये 20 किलोमीटर चल दिया। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, देखिए मुंह इधर हो गया तो इसका बायां जो है इस साइड हो जाएगा, है ना, बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर की यात्रा करता है, 30 किलोमीटर यात्रा करता है, अंत में वह दाहिने मुड़ता है ना, तो अभी उसका डायरेक्शन मुंह का इधर है, तो दाहिना इसका अब इधर हो जाएगा। ठीक है, दाहिने मुड़ को 40 किलोमीटर चलता है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिए, 40 किलोमीटर हो गया, सारे किलोमीटर में ही है। आरंभ बिंदु से गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। आरंभ बिंदु से, है ना, ये बिंदु हो गया अंतिम, ये हो गया आरंभ बिंदु, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी आएगी ये सीधी रेखा। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे हम ये दूरियों को, देखिए इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है। हाँ, ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 5 गुणा 3 कर दें, यहाँ पे 5 गुणा 4 कर दें, तो ट्रिपलेट देखिए 3 4, है ना, तो ये बड़ी भुजा होगी 5,
5 की गुणा हो रही है तो 5 की गुणा इसमें कर दीजिए, ये कितना आ गया, ये आ गया 25। और अब इसके और इसके बीच निकालते हैं। देखिए ये 10 गुना 3 का ट्रिपलेट बन जाएगा, ये 10 गुना 4, इसका ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5 का, है ना। 10 की गुणा हो रही है, 10 की आप भी कर दीजिए, ये हो गया 50। इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ की दूरी आ गई 75, ये 50 हो गया ना, 10 गुना 50 और 25 75 किलोमीटर इनकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी। ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। इसका दर्पण प्रतिबिंब हम यहाँ पे लाइन डाल के खींचे, जितना पास से आप बनाएंगे ना उतना ही आपका ज्यादा एक्यूरेट बनेगा ये। ठीक है, तो ये एरो इधर हो जाएगा और ये जो पोर्शन है वो इधर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चक्री ये हमारा ही किस में मिल रहा है, एरो इधर है, ये चोंच भी इधर है, ये ए में मिल रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और एक इसमें मिल रहा है। अब हमें तीसरे को भी सेट करना पड़ेगा। देखिए ये सर्कल ऐसा है तो मिरर में ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इसके सामने ही बनाते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। और दूसरा सर्कल ऐसे आएगा तो मिरर में ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा इस तरह से किसमें मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन हमारा इसमें मिल रहा है, ऑप्शन डी में, है ना, नीचे से और ऊपर से। तो ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वक्तव्य पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी निहित है। वक्तव्य का शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मान्यताएं क्या निकलेंगी, अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का तरीका, बिल्कुल सही मान्यता होगी। शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता, नहीं, ये तो मान्यता नहीं होगी। तो केवल हमारी मान्यता एक ही हुई, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, केवल मान्यता एक निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय शासक के शासनकाल में बनाई गई थी, वो थी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर यानी धारा करंट की बात हो रही है कि क्या प्रभावित होगी। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, और लेंथ का हमें पूछा गया है धारा के साथ, है ना, तो हमें ये पता है v इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आर की वैल्यू रख दें v अपॉन आई, तो ये हो जाएगा v अपॉन आई बराबर रो एल अपॉन ए। तो धारा और लेंथ में जो इनवर्स का रिलेशन है ना, धारा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लेंथ के। अब वो क्या कह रहा है कि तार को दुगना कर दिया जाए, तो तार को दुगना कर देंगे तो ये 1/2 आधी ही रह जाएगी, धारा आधी ही रह जाएगी। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन वो आप समझिए जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे CO2 से सूखी बर्फ बनाना, है ना, गैस को आपने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, है ना, तो इसको वापस से आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं गर्म करके, ना, ठंडा करा तो बर्फ बन गई, गर्म करेंगे तो वापस से गैस बन जाएगी। अब मक्खन का खट्टा होना, एक बार मक्खन खट्टा हो गया तो वापस आप इसे नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, तो ये एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया हो गई, ये हो जाएगी रासायनिक परिवर्तन। बाकी कोई चेक करें, देखिए लोहे का चुंबकीयकरण, लोहे को मैग्नेटाइज करा जा सकता है तो उसे डीमैग्नेटाइज भी किया जा सकता है गर्म करके, है ना। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना भी, गर्म कर सकते हो तो ठंडा ही वापस कर सकते हो, ये सब रिवर्स प्रक्रिया होगी, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं हुआ, तो यही हमारी रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कलम में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है, वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी? कुल संख्या पूछिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे एक्स एक्स ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x, वो संख्या है कुल। तो यहाँ देखिए हमें संख्या तो और कोई दी नहीं है, तो अब हमें इसके फैक्टर देखने हैं कि वो फैक्टर 5 से तो डिविजिबल रहेगा ही रहेगा, है ना। तो 5 का गुणनफल देखिए केवल एक ही है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये भी 5 से नहीं कटेगा, 5 से काट दें तो हमें x की वैल्यू 5 मिल जाएगी, है ना। बस आप ऐसे समझिए वो संख्या 5 से गुणा हो रही है तो 5 का फैक्टर हमारा ऑप्शन में होना चाहिए, वो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? देखिए इस तरह का त्रिभुज बनाया जाए, ये एक त्रिभुज हो गया, इसमें एक लाइन डाल दे तो एक त्रिभुज ये मिल जाएगा, एक ये दो त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, तो 3 त्रिभुज इसमें मिल रहे हैं, 3 इसमें मिल रहे हैं, 3 इसमें मिल रहे हैं, तो कितने हो गए? 3 6 9, ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा? 4/3 है, इसमें किस भिन्न को जोड़े, वो भिन्न हमने x मान ली है तो 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको 4/3 को हम इधर ले जाएंगे, 3 - 4/3, 3 3 9 हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे ये आ जाएगा 5/3, यानी वो भिन्न है 5/3। देखिए यहाँ जो है इस तरह से लिखा गया, तो आप 5/3 को भाग करेंगे तो एक बार पूरा चला जाएगा और 2 शेषफल बचेगा, तो ये 1 से 2/3, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। देखिए स्केच बना लेते हैं, ये एक त्रिभुज हो गया और ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, वो कह रहा है कि इसका आधार आधार इसका ये हो गया, इसका आधार ये हो गया। ठीक है, त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है, तो आधार के समांतर चतुर्भुज के आधार को मान ले 3x है, तो इसका 1/3 ये त्रिभुज है, और दोनों का एरिया जो है बराबर है, इसका और इसका एरिया बराबर है। ठीक है, लिख लेते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर है एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? इनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h1 है, और इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं वो है h2। तो त्रिभुज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/2 आधार, आधार है x, ऊंचाई h1 हो गई। और समांतर चतुर्भुज के लिए आधार फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई, तो ये है 3x, ऊंचाई हो गई h2। दोनों का समांतर चतुर्भुज का त्रिभुज की संगत ऊंचाइयों का अनुपात पूछा, समांतर चतुर्भुज, तो h2/h1 कर लेंगे, है ना। ये बाकी की वैल्यू इधर, या हम इसको काट x से x कट जाएगा, है ना, 3 इधर चला जाएगा। पूछा है h2/h1, तो h1 को इधर लाएंगे, 3 ये नीचे चला जाएगा, बटे में आ जाएगा 6, यानी 1/6। यहाँ पे हमें 6 1 दिया है, तो हम ये मान के चलें कि यही होगा, क्यों? इसने जो लिखा है समांतर चतुर्भुज के साथ, ये उसके साथ त्रिभुज, त्रिभुज की ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई h1/h2 का रेशो दे रहा है 6:1। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये 4 करेक्ट हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे लिखा भी है द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ट्राइंगल टू पैरेललोग्राम विल बी, है ना। तो जो है
त्रिभुज की हाइट और जो है पैरेललोग्राम की हाइट को पूछा गया रेशो में। यहाँ ऑप्शन देखिए थोड़ा सा जो है आंसर हिंदी ट्रांसलेशन में यही थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग इसी संख्या को 1000 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या के 10.03 अधिक है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। एक धनात्मक पूर्णांक है जिसको हमने मान लिया x, तो x में 1000 जोड़ने पर 1000 जोड़ने पर आ रहा है, क्या आ रहा है, 1000 ऐड करा, गिव अस सम विच इज ग्रेटर देन, है ना, तो ये ग्रेटर होगा 10.03 व्हेन इट मल्टीप्लाई बाय एस 100, है ना। इस संख्या में 100 से गुणा कर दें, 10.06 में 100 से गुणा करने पर ये इसके योग से ये बड़ा आएगा, है ना, ये योग बड़ा आएगा। तो अब इसको गुणा करें, कितना आ गया, ये 1006 और ये आ रहा है x प्लस 100 1000। ये कब बड़ा आएगा, जब देखिए 1006 है तो ये वैल्यू 1006 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ये संख्या होनी चाहिए 7, है ना, ये 7 होगी, इसको 7 मान ले, तो ये हो जाएगी 1000, तो 1007 हो जाएगा। ये वो मिनिमम नंबर हो गया जो इससे बड़ा होगा तभी ये कंडीशन बनेगी। तो हमारा ऑप्शन में केवल 7 ही है। 8 होता तो वही बड़ा होता, 9 होता तो वही बड़ा होता, तो केवल एक ही है, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए क्रम में अनुपस्थित पद का चयन करें। ये एक हो रहा है, एक से हो रहा है 2, 2 की गुणा हो गई, 2 से गुणा, 2 से हो रहा है 6, 3 बार में हो जाए, 2 3 6, 6 से गुणा करें 4, 6 चौक 24, तो अगले गुणा करें 5 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ऑप्शन चेक करें, 120 के दो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हमें ई का भी निकालना पड़ेगा। ई का नंबर होता है 5, एच का होता है 8, के का नंबर होता है 11, एन का नंबर होता है 14। 5 से 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ दे 11 हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ दे 14 आ जाएगा, तो 14 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। 17 किसका होता है, वो होता है क्यू का, तो क्यू 120, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से एक पाई चार्ट दिया हुआ है, शुगर व्हीट अन्य दिया गया पाई चार्ट कुछ फसलों की वार्षिक पैदावार को टन में दर्शाता है। ये वार्षिक पैदावार हो गई है। यदि शक्कर की पैदावार 6000 टन है तो कुल पैदावार टन है, कुल पैदावार पूछी हुई है ना। शक्कर की, ये शक्कर हो गई जो 80 डिग्री है, ये 6000 टन है, पूछी गई है कुल पैदावार, कुल पैदावार यानी ये सबको मिला के। तो ये देखिए पाई चार्ट होता है डिग्री में बटा होता है, यहाँ लिखा है ना 80, ये 80 डिग्री बराबर हो गया 6000 के कुल पैदावार यानी सारा, यानी 360 डिग्री का पूछ रहा है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की वैल्यू को निकालना, 360 की गुणा इसमें हो जाएगी 360 डिग्री गुणा 6000 बटे में आ जाएगा 80 डिग्री। ये डिग्री के साथ जीरो कट जाएगा, डिग्री के साथ जीरो कट जाएगा, इससे काटेंगे तो ये 4 से कटेगा, 4 से 2 बार में कटेगा, 4 से ये 9 बार में कट जाएगा, 2 से बचा ये 3 बार में कट जाएगा, ये 3000 हो गया। 3 की गुणा इसमें करें, 9 3 27, ये हो गया 27000। चेक करें ऑप्शन, ऑप्शन हमारा यहाँ 4 राइट हो जाएगा 27000। यहाँ पर हमारे पार्ट 1 के 1 से लेकर 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ये नहीं कि सिर्फ मैं एएलपी का पेपर दे रहा हूँ तो मैं एएलपी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँ, नहीं, आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए, है ना, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, एनटीपीसी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे वो आरपीएफ का हुआ, है ना, चाहे वो एनटीपीसी का ग्रुप डी का हो, किसी का भी हुआ, आप सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए ताकि आपको आइडिया लगे
किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किसका वेट ज़्यादा है, किसका कम है ना, किसका कौन से क्वेश्चन कितनी डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कर सकें। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।